नौकरियों की वांड निकलती थी। चाचा, भतीजे, ताऊ सब लोग एक बैग लेके निकल पड़ते थे नौकरियों को लूटने के लिए। चंपट लौंडा। तो नमस्कार, मैं हूं सचिन और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू की? देखिए, स्कूलिंग तो मेरी जौनपुर से हुई, जी। फिर हाई स्कूल और इंटर मैंने सुल्तानपुर से किया। स्नातक, परास्नातक और विधि स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। जी। जौनपुर से इलाहाबाद आने का कैसे सोच लिया आपने? अब पूर्वांचल, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, पूर्वांचल, थोड़ा बिहार, इधर बुंदेलखंड, ये पूरे जो इलाके हैं, जो पूरे ये जो ज़िले हैं, यहाँ का जो नौजवान होता है उसके मन में पढ़ने की इच्छा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होती है। जी। और हमको इस बात का सौभाग्य मिला कि मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। उसका अभिमान भी हमें है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे शैक्षिक विश्वविद्यालय में मुझे स्नातक, परास्नातक या विधि स्नातक की पढ़ाई पढ़ने को मिली। राजनीति की ओर आपका रुझान कैसे बढ़ गया? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब मैं सुल्तानपुर में शिक्षा दीक्षा ले रहा था, हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई कर रहा था, वो कालखंड था राम जन्मभूमि के आंदोलन का। जी। और उस आंदोलन में हम लोगों ने जो उस उम्र के अनुसार जो हम लोग कर सकते थे, जो हम लोगों को जो काम मिला था, उस काम को हम लोगों ने किया। कारसेवक अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे और सुल्तानपुर गेटवे था, जी। द्वार था अयोध्या का। तो उस दौरान हम लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा से जुड़ा उस समय। और फिर जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमने दाखिला लिया, यहाँ आके जब प्रवेश लिया, तो फिर विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। जी। और विद्यार्थी परिषद के संगठन के कार्य के दौरान चुनाव, शासन चुनाव लड़ने का अवसर मिला और विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। और 2004 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री का दायित्व मिला। जी। 2007 में पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया जौनपुर की एक सीट से। और फिर 2012 से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मीडिया हेड और प्रवक्ता के रूप में काम करना मैंने शुरू किया। संप्रति अभी तक प्रवक्ता का काम हमारे पास है। अगर प्रयागराज के राजनीतिक स्तर को हम लोग देखें तो सर, इस स्तर पे आप कैसे कहना चाहेंगे लोगों को कि भाजपा ही बेहतर है? अच्छा सवाल है। जी। देखिए, प्रयाग वो पावन भूमि है जी। जहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पश्चात पहला यज्ञ किया। जी। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु हैं। जी। और प्रथम यज्ञ के नाते से इसका स्थान प्रयाग पड़ा। प्रयाग एक ऐसी नगरी है जिसका महत्व किसी भी कालखंड में कम नहीं हुआ। जी। पुराणों में, वेदों में, हर जगह प्रयाग का आपको वर्णन मिलेगा। गुप्त काल, मौर्य काल से लेकर तमाम जितने भी कालखंड है, प्रयाग के महात्म का वर्णन मिलेगा। 15वीं शताब्दी में इसका नाम मुगलों ने बदल के इलाहाबाद रख दिया। जी। और मुझे इस बात को कहने में गौरव की अनुभूति है कि हमारी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2018 में पुनः प्रयाग नाम रखा। जी। और जब 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रयाग को उसके पुराने स्वरूप में वापस लौटाने का श्रेय हमारी सरकार को है। जी। प्रयाग में किधर से भी अगर आप एंट्री करते हैं, लखनऊ से आते हैं, कानपुर से आते हैं, वाराणसी से आते हैं, तो आपको घुसते ही लगेगा किसी धार्मिक नगरी में हमने प्रवेश किया है। चौराहों को आप देखेंगे तो कहीं शंख, कहीं देवी देवता, भारद्वाज जी के आश्रम को जो सजाया है, संवारा, तो एक
धार्मिक नगरी का स्वरूप फिर से वापस लौटा है। जी। और साथ ही साथ जो यहाँ की समस्याएं थी, हाई कोर्ट के पास जाम लगता था, उसके लिए ओवरब्रिज, रामबाग पे जाम लगता था, उसके लिए ओवरब्रिज। आज ही मैं गोविंदपुर गया था जी। तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जाम लगता था उस पर ब्रिज। तो एक स्मूथ ट्रैफिकिंग किसी भी विकास के लिए ज़रूरी है। सुरक्षा का वो जो वातावरण दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके नाते से प्रयाग केवल धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो इसके नाते से धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के नाते से, तमाम सुविधाओं को देने के नाते से, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था करने के नाते से आर्थिक गतिविधियाँ भी बढ़ी हैं। जी। किसी भी शहर के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं उसमें सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा, उसको प्रदान किया है जी। और इसके धार्मिक स्वरूप को वापस लेकर आए हैं। तो हमको लगता है कि जो यहाँ के रहवासी हैं वो निश्चित रूप से ऐसे ही दल को पसंद करेंगे जी, बिल्कुल। जिसने प्रयाग का जो पुराना वैभव था उसको वापस किया हो। बिल्कुल। और वो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। जी। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनाव में क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने सीटों से विजय प्राप्त होगी भाजपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365x24x7 जी। लगातार काम करने वाली पार्टी है। हमारी सरकार ने भी काम किया और हर 6 महीने पे हमने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखा। जी। कोविड जैसी वैश्विक महामारी के समय में जब पूरे विश्व में तमाम प्रकार की समस्याएं आई तो 24 करोड़ की उत्तर प्रदेश ने उसका डटकर सामना किया और यहाँ के नागरिकों के सहयोग से प्रदेश सरकार ने, अगर हम कहें तो, कोविड को मात दी है। जी। और 5 साल के कार्यकाल में लगभग 2 वर्ष कोविड जैसी महामारी से भी हमारा प्रदेश जूझा है। इसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में, सुरक्षा व्यवस्था के सवाल पर, एमएसएमई के सेक्टर में जो स्वरोजगार निर्मित किया गया और जो सरकारी विभागों में 5 लाख सरकारी नौकरियां हमारी सरकार के दौरान दी गई हैं। जी। तो हमको लगता है कि हमारे रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम 403 सीट पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, अपोनेंट पार्टियां कहती हैं कि भाजपा ने वैकेंसी नहीं निकाली। देखिए, आप न भारतीय जनता पार्टी की बात मानिए न विपक्ष की मानिए, आप पत्रकार हैं, आप डेटा निकाल लीजिए। जी। अगर केवल सरकारी नौकरी की बात करें तो हमारे 5 साल के कार्यकाल में, जबकि 2 साल कोविड जैसी महामारी थी, इसके बावजूद 5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी। वहीं अखिलेश यादव की सरकार में करीब 2 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली थी जी। और 68,000 नौकरियां बसपा के समय में मिली थी। जी। और अखिलेश यादव की जो 2 लाख की नौकरियां थीं उसमें किस तरीके से आरोप लगे थे, इसी लोक सेवा आयोग पर यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और प्रयागवासियों ने उस पट को मिटाकर उस पर क्या नाम लिख दिया था, जी। कौन सा सेवा आयोग लिख दिया था, सबने देखा है। तो लूट थी नौकरियों की, जी। नौकरियों की वांड निकलती थी। चाचा, भतीजे, ताऊ सब लोग एक बैग लेके निकल पड़ते थे नौकरियों को लूटने के लिए। वो व्यवस्था हमने समाप्त की है। कल मोदी जी आ रहे हैं प्रयागराज में, तो क्या माहौल होने वाला है? देखिए, मोदी जी के आने से निश्चित रूप से प्रयाग के आसपास के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा आती है। जी। उस ऊर्जा को लेकर जब 27 तारीख को हमारा बूथ का कार्यकर्ता खड़ा होगा मतदान के दिन, चूँकि बूथ का जो कार्यकर्ता है वही चुनावी महाभारत में मतदान के दिन का अर्जुन होता है। जी। जब उस ऊर्जा से वो वहाँ खड़ा होगा तो जिन बूथों पर हम अगर एग्जाम्पल के रूप में कहें 100 वोट से जीतते रहते हैं तो वो मार्जिन बढ़ के 200-300 होती है। तो निश्चित रूप से जिन सीटों पे हम जो मार्जिन है, मार्जिन बढ़ेगी। और हमारे सर्वोच्च नेता है मोदी जी, जनता को कनेक्ट करते हैं। जी। जो 7 साल की उपलब्धि केंद्र सरकार की है और 5 साल की जो हमारी प्रदेश सरकार की उपलब्धि है, उनको भी जनता के सामने रखेंगे। और जनता मोदी जी की बातों पर विश्वास रखती है, भरोसा रखती है। पर अगर नरेंद्र मोदी जी को एक लाइन में आप व्याख्या करना चाहें नरेंद्र मोदी जी की, तो
किस तरीके से करेंगे? ये बड़ा कठिन आपने भी हमको टास्क दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को किसी भी रूप में आप लेंगे, जी एक प्रधानमंत्री के रूप में, जनसेवक के रूप में, और जिस तरीके से उन्होंने अगर कहें कि गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए काम किया है, उससे उन्होंने जो 2014-26 मई को कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ, वो चरितार्थ होता है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, अभिभावक हैं, और उनकी प्रेरणा से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी और सरकार भी जी उनकी प्रेरणा लेती है, और उनके द्वारा जो उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता की है, उस पर चल रही है सरकार। आने वाले चुनाव में क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, आज चौथे फेज का चुनाव लगभग समाप्त हो गया है, 6 बजे समाप्त हो जाएगा, और 3 फेज बचे हैं चुनाव के, जी और पूरा उसमें हम कहें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा बुंदेलखंड जी में चुनाव होगा, और जो पिछले 4 फेज़ के अनुभव हैं, उस अनुभव को ऐड करते हुए आगे 3 फेज़ में हमारा जो वेग पीछे से आया है, जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जन समुद्र उमड़ा है, वो और तेज हो, जीत का अंतर और बढ़े, इसके लिए पार्टी के नेतृत्व वर्ग और कार्यकर्ता वर्ग काम करेंगे। तो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि चौथे चरण के बाद समाजवादी पार्टी अपने झंडे को फतह करेगी, तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, करहल में अखिलेश यादव जी की जो सल्तनत है, जी उस सल्तनत के ताबूत में अंतिम कील ठोकी जा चुकी है। करहल उनके लिए नंदीग्राम बनेगा, करहल उनके लिए अमेठी बनेगा, करहल उनके लिए कन्नौज बनेगा। सर एक और रिक्वेस्ट है कि व्यूअर्स को बोल दीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कि निश्चित रूप से एक युवा ने अपने चैनल को आप लोगों के लिए शुरू किया है, और जिसकी विश्वसनीयता है और जनहित के विषयों को उठाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे युवा को आपका संबल मिलना चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब करें, तो ऐसे युवा जरूर सामने आएंगे जो वास्तविक धरातल से आपको सीधे जोड़ेंगे। सर थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा हमसे मिलके, और हम जल्दी मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।